नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी के सेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो चीजें डिस्कशन में ली थी उसके आगे चलते हैं। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से हमें पूर्ण करना है साथियों। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे पदार्थ और ऊर्जा से हुई है। जो पदार्थ है कैसे दो प्रकार के होते हैं, एक दृश्यमान दूसरा अदृश्यमान। हमने देखा था कि जो दृश्यमान पदार्थ है वो केवल 4% द्रव्यमान से सन्निहित है अगर पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन अदृश्यमान पदार्थ क्या करता है, लगभग 96% मास ऑफ द यूनिवर्स को अपने आप में समेटे हुए। साथ में ऊर्जा भी है। हमने देखा था कि 96% में क्या था, 73% लगभग डार्क एनर्जी थी और शेष जो आपका था लगभग 23-24% वो क्या था, डार्क मैटर। अब उसके बाद आगे हमने क्वार्क भी देखे थे। क्वार्क्स कैसे बेरियोनिक पदार्थ जो है वो 3 क्वार्क से बनते हैं। क्वार्क की 6 स्टेजेस देखी थी। आगे चलते हैं। आज हम यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ कॉस्मॉस, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ओरिजिन ऑफ कॉस्मॉस के लिए बहुत सारे आप देखेंगे अलग अलग हाइपोथेटिकल कुछ थियरीज दी गई हैं, लेकिन यहां पर हम केवल कुछ सेलेक्टिव थियरीज का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर जिन थियरीज को हमें लेना है डिस्कशन में आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले आप देखेंगे महाविस्फोट का सिद्धांत। केवल हम टू दी पॉइंट डिस्कशन करेंगे क्योंकि अब समय कम है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बतानी है। देखेंगे सबसे पहले जो आपका बिग बैंग एक्सप्लोजन थियरी है उसके प्रतिपादक कौन है। प्रतिपादक है जॉर्ज एब लेमेंटियर। कौन है? जॉर्ज एब लेमेंटियर। यहां जो बिग बैंग एक्सप्लोजन थियरी है वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य थियरी मानी जाती है। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है कि इस थियरी में जो बात कही गई है उसी बात के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति या विकास हुआ होगा। देखेंगे आगे इसमें क्या है सिद्धांत पे, लेकिन पहले जो प्रमुख थियरीज हमने पढ़नी है और उस थियरीज को देने वाले लोग हैं उनका नाम देख लेते हैं। अच्छा, महाविस्फोट के सिद्धांत को जॉर्ज एब लेमेंटियर ने दिया था, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या करने वाले कौन थे साथियों? उसके विस्तृत व्याख्या करने वाले थे वेगनर। नेक्स्ट देखेंगे सतत सृष्टि सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी। कौन है साथियों? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी। नेक्स्ट है आपका स्फीति सिद्धांत जिसको हम इन्फ्लेशन थियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन थियरी। एलन गुथ ने दिया है, लेकिन एलेक्सियर स्टेरोटेन इनका भी बहुत अच्छा योगदान है इस थियरी के प्रतिपादन में। नेक्स्ट देखेंगे दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत किसका है साथियों? एलन सैंडेस का है, लेकिन एलन सैंडेस के साथ आर्थर एडिंगटन भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान करने वाले साइंटिस्ट थे। एक बार फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले बिग बैंग एक्सप्लोजन जॉर्ज एब लेमेंटियर। विस्तृत व्याख्या किसने की? विस्तृत व्याख्या वेगनर ने की। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड आपका सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थियरी, किसने दिया? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दिया। नेक्स्ट देखेंगे स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशन थियरी, किसने दिया? एलन गुथ और एलेक्सियर स्टेरोटेन ने दिया। नेक्स्ट दोलन सिद्धांत या पल्सेटिंग थियरी साथियों किसने दी? एलन सैंडेस और आर्थर एडिंगटन। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले महाविस्फोट के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। देखेंगे महाविस्फोट के सिद्धांत में क्या बात कही गई है। बहुत सामान्य रूप से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी साथियों। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने पीछे लिख भी दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए जॉर्ज एब लेमेंटियर ये कहते हैं 1927 में बात उन्होंने कही थी। कब कही थी? 1927 में ये बात कही थी। फिर 1965-66 में इसको सिस्टमेटिकली एलॉबरेट किया था वेगनर ने। वो बात अलग है, केवल हम थ्योरी पर क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइट डालते हैं। सबसे पहली बात है कि ये कहते हैं जॉर्ज एब लेमेंटियर कि आज से 15 अरब वर्ष पहले जाएंगे, 15 बिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आप देखेंगे ना तो कोई स्थान था और न ही कोई समय, ना तो कोई स्थान था ना ही कोई समय, केवल एक प्राथमिक बिंदु था। क्या था? सुपर एटम, प्राथमिक बिंदु या प्राइमल एटम भी कह सकते हैं। इसी प्राइमल एटम में साथियों क्या होता है? महाविस्फोट होता है। सामने लिखा हुआ है, इसी में क्या होता है? महाविस्फोट होता है, कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है, बिग बैंग एक्सप्लोजन होता है। और विस्फोट के बाद क्या होता है? जो प्राथमिक कण है, प्राथमिक बिंदु है जिसमें ना तो कोई स्थान था ना तो कोई समय, वो क्या होता है? फायरबॉल में या अग्निगेंद में बदल जाता है। अच्छा, समय तो खैर सजीविता के सापेक्ष है। ये स्थान कब बनना शुरू हुआ? ध्यान रखिएगा, महाविस्फोट के सिद्धांत के पहले, महाविस्फोट के सिद्धांत में जो बात कही गई कि भाई 15 अरब वर्ष पहले जो प्राथमिक कण था ये बिल्कुल छोटा सा कण था, बिल्कुल छोटा सा। जैसे आज आप परमाणु की बात करेंगे तो उसमें क्या कोई स्थान होता है? हम लोग उसमें रह सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज है। आप देखेंगे इतने छोटे से पॉइंट में क्या होता है? कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है जॉर्ज एब लेमेंटियर ने। उसके पहले स्थान या क्षेत्र नहीं था। स्थान या क्षेत्र जैसे पृथ्वी के ऊपर क्षेत्र हम रहते हैं, वो स्थान या क्षेत्र उसके पहले नहीं था, उसके बाद ही बनना शुरू हुआ। उसके बाद जब ये बनना शुरू हुआ तो पहले क्या हुआ? स्थल भाग बने, आकाशीय पिंड वगैरह बने। उसके बाद कुछ विशेष आकाशीय पिंडों पे क्या है? जीवन की संभावना हुई,
क्योंकि जीवन से संबंधित आवश्यक दशाएं वहां पर पाई जाने लगी। और जब सजीव बने, सजीवों में भी हम बने, मनुष्य बने, तो इन्होंने अपने लिए क्या किया है, समय का उत्पादन किया है या समय को बनाया। नहीं तो समय की क्या जरूरत थी? क्या निर्जीवों के लिए समय की आवश्यकता है? समय की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। आप इसके बाद जो महाविस्फोट का सिद्धांत है वो आगे क्या कहता है। ये महाविस्फोट का सिद्धांत साथियों आगे कहता है कि अगर विस्फोट के 1/10 लाखवें सेकंड पश्चात देखेंगे, विस्फोट के 1/10 लाखवें सेकंड पश्चात देखेंगे तो जो फायरबॉल का निर्माण हुआ था, अब इस फायरबॉल में 1 सेकंड बाद क्या होता है, विस्फोट के 1 सेकंड बाद क्या होता है, तो साथियों सामने लिखा हुआ है, देखेंगे 1 सेकंड पश्चात अब किसका निर्माण हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे, कल भी हमने इसका डिस्कशन किया था, क्वार्क का निर्माण हो जाएगा। किसका? क्वार्क का। ये जो क्वार्क है, ये क्वार्क कैसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वार्क कैसे बनते हैं ये शोध का विषय है। अभी तक क्वार्क के ओरिजिन के लिए ही क्या है, बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं कि क्वार्क बना कैसे है, लेकिन ध्यान रखिएगा यही वो प्राइमल या फंडामेंटल पार्टिकल है जो हेड्रॉन्स के माध्यम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जन्म देता है। अच्छा, इन सारी चीजों को बनने के लिए उस समय जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कितना रहा, तो ये कहा जाता है जॉर्ज एब लेवेंटियर के द्वारा कि टेम्परेचर रिड्यूस होता है अप टू 10⁻10 केल्विन या 10⁻10 केल्विन के आसपास तक टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। किसका? फायरबॉल का। उसके बाद ही क्वार्क बनना शुरू होते हैं। पहले बहुत बड़ी संख्या में क्वार्क बनते हैं, फिर 3 क्वार्क मिलकर के हेड्रॉन बनाते हैं, बेरियोनिक पदार्थ, और उसके बाद दृश्यमान ब्रह्मांड का निर्माण शुरू होता है। इसका मतलब है कि महाविस्फोट का सिद्धांत केवल दृश्यमान ब्रह्मांड की बात करता है, अदृश्य ब्रह्मांड के बारे में कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं करता। चलिए आगे देखेंगे साथियों कि ये जो क्वार्क है, यही क्वार्क क्या करता है, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता है। कल ही हमने देखा था कि कैसे ये बनते हैं 3 क्वार्क से मिलकर के। अब आगे देखते हैं आगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट इसमें। साथियों आप देखेंगे कि जब क्वार्क बनते हैं, क्वार्क जैसे कण और प्रतिकण, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनते हैं, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय कितने पार्टिकल्स और कितने एंटी पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है या पहचाना जा चुका है। इनकी संख्या 30 से ज्यादा पहुंच चुकी है। जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ग्रेविट्रॉन इन सब का नाम लेते हैं तो यही कण और प्रतिकण है। साथियों ध्यान रखिएगा, जब महाविस्फोट के पश्चात सबसे पहले बने थे तो प्रत्येक कण प्रतिकण में क्या था, जो पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा है इक्वली डिवाइडेड थी। ठीक है ना, मतलब मास एंड एनर्जी इक्वली डिवाइडेड था, बराबर मात्रा में बटे हुए थे। चूंकि बराबर मात्रा में बटे हुए थे साथियों, इसीलिए क्या होता था, इसीलिए तापीय संतुलन होता था, थर्मल इक्विलिब्रियम होता था। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, घनिष्ठ रूप से आबद्ध है सबसे पहले क्या, कण तथा ध्यान रखिएगा प्रतिकण में घनिष्ठ रूप से आबद्ध क्या है, पदार्थ और ऊर्जा। अब इसके बाद सामने लिखा हुआ है, इसी वजह से ब्रह्मांड क्या है, तापीय संतुलन की अवस्था में। अच्छा, तापीय संतुलन का मतलब क्या होता है, यहां नीचे लिखा है मैंने, सभी कणों में पदार्थ और ऊर्जा का समान रूप से वितरण। अब जब पदार्थ और ऊर्जा का समान रूप से वितरण हो जाएगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं साथियों, इसे ही कहते हैं तापीय संतुलन की अवस्था। तापीय संतुलन की अवस्था जिसमें पदार्थ और ऊर्जा इक्वली डिवाइडेड है सारे पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स में, तो इससे किसका निर्माण होगा, इससे कॉस्मिक सूप या ब्रह्मांड रस का निर्माण होगा। ये जो ब्रह्मांड रस है ये वही पदार्थ है जिसने क्या किया है, संपूर्ण यूनिवर्स का निर्माण किया। वही चीज यहां नीचे मैंने लिखी है, एक बार वही चीज देख लेंगे। यहां पर पदार्थ और ऊर्जा क्या लिखा है, मिश्रित रूप क्या करता है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड रस कहलाता है, और यह करता है संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण। बिल्कुल शॉर्ट में हमने जो हमारे काम की चीजें महाविस्फोट के सिद्धांत से, उन चीजों को हमने चुरा लिया, बाकी चीजों को छोड़ दिया। लेकिन साथियों एक चीज ध्यान रखना, इतना तो आपको पढ़ना है कि आप औरों से आगे हो जाइए और आपकी सफलता पहले सुनिश्चित हो जाए। देखेंगे आगे सबसे पहले और क्या चीजें इसमें शामिल हैं। तो जैसे ही आपका कॉस्मिक सूप बनता है, ब्रह्मांड रस बनता है, तो यही ब्रह्मांड रस क्या करता है, तत्वों को बनाता है। तत्वों का मतलब होता है हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य तत्व। पहले हाइड्रोजन और हीलियम बने, उसके बाद दूसरे तत्व बने। जब ये तत्व बनना शुरू होते हैं साथियों, जब ये तत्व बनना शुरू होते हैं तो ये तत्व क्या करते हैं, फिर नाभिकों का निर्माण करते हैं। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं, और ये जो तत्व बने हैं, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन, इससे तत्व बने। पहले हल्के तत्व, उसके बाद आप देखेंगे जैसे मान लीजिए पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो आवर्त सारणी में आज क्या है, आप देखेंगे बहुत सारे तत्व है, 118 तत्व है। कुछ प्राकृतिक रूप से क्या है, प्रदत्त है, कुछ को हमने क्या किया है, लैब में बनाया है। तो इन सारे तत्वों का क्या होता है साथियों, वहां पर आप देखेंगे निर्माण शुरू होता है। ये जो निर्माण शुरू होता है ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के निर्माण के पश्चात क्या होता है, आकस्मिक रूप से कुछ नई चीजें सामने आती। क्या आती है, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इसी से बिग बैंग एक्सप्लोजन के लगभग 1 अरब वर्ष पश्चात किसका निर्माण होने लगता है साथियों, ये लिखा हुआ है 1 अरब वर्ष पश्चात आकाश गंगाओं और तारों का निर्माण शुरू हो जाता है।
किसका निर्माण शुरू हो जाता है साथियों? आकाशगंगाओं और तारों का निर्माण शुरू हो जाता है। और उसके बाद अगर अपनी सोलर फैमिली की बात करें, सौरमंडल की, जिसके बारे में आगे हमें पढ़ना है, तो यह लगभग कब बनता है? लगभग 8.5 से 9 अरब वर्ष बाद। किसके? महाविस्फोट के। महाविस्फोट के 8.5 से 9 अरब वर्ष पश्चात क्या बनता है? हमारा सौरमंडल बनना शुरू होता है। क्या यह बात सही है? आज की डेट में अगर हम देखेंगे कि पृथ्वी की आयु कितनी है, तो 460 करोड़ वर्ष, या बोला जाता है 4.5 अरब वर्ष। और वर्तमान समय में महाविस्फोट का जो एक्चुअल टाइम पीरियड बताया गया 15 अरब वर्ष ना बता करके 13 अरब 70 करोड़ वर्ष बताया गया है। इसको हम डब्ल्यू मैप के अंतर्गत अभी समझेंगे। डब्ल्यू मैप जो प्रोजेक्ट है उसमें इस चीज को क्या किया गया था? फाइनलाइज किया गया था, इस चीज का रिसर्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 13 अरब 70 करोड़ वर्ष में 4.5 अरब वर्ष को आप क्या करेंगे? घटाओगे तो अपने आप 8 से 9 अरब वर्ष का टाइम आता है, क्योंकि आज विस्फोट से 13 अरब 70 करोड़ वर्ष हम आगे आ चुके हैं। मतलब क्या है? बहुत सही और बिल्कुल सीधी बात है कि महाविस्फोट के सिद्धांत की जो गणनाएं हैं इतनी प्रॉपर है, इतनी कैलकुलेटिव है कि उसको सही मानना ही पड़ता है। भले आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि यहां पर क्या किसका अभाव है? डार्क मैटर के एक्सप्लेनेशन का अभाव है। बहुत अच्छी बात डार्क मैटर के बारे में नहीं कही गई है, समझाया नहीं गया है, केवल दृश्यमान ब्रह्मांड की बात की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं थियरी अपेक्षाकृत अधिक सत्य समझ में आती है। अब सत्य समझ में आती है तो प्रमाणन की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य कैसे बनाएंगे? प्रमाणित करके सत्य बनाएंगे। तो क्या क्या प्रमाणन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए प्रयोग हुए? किसके? महाविस्फोट के सिद्धांत के। महाविस्फोट के सिद्धांत के लिए जो प्रयोग है उनके देख लेंगे साथियों एक बार। सबसे पहले आप देखेंगे प्रयोगों में कॉस्मिक एक्सप्लोजन, या जिसको बिग बैंग विस्फोट कहते हैं, उसको सर्टिफाई करने के लिए जो प्रयोग हैं आपके पीछे लिखे हुए। सबसे पहले देखेंगे कोबे प्रोजेक्ट, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको एक्सप्लोरर 66 नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी शॉर्ट डिस्कशन हम करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्टीफन हॉकिंस के विचार। स्टीफन हॉकिंस ने एस्ट्रोनॉमी में या खगोल विज्ञान में बहुत अधिक रिसर्च किया है, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। कई बुक्स में उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो बिग बैंग एक्सप्लोजन को सपोर्ट करती, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू मैप। आपके पीछे देखिए बोर्ड में मेरे पीछे लिखा हुआ है डब्ल्यू मैप। डब्ल्यू मैप का मतलब होता है विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। ये एक एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंट क्या करता है? कहीं ना कहीं महाविस्फोट के सिद्धांत को प्रमाणित करता है। ठीक है, साथ में डार्क मैटर के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है LHC, लिखा हुआ है बोर्ड पे LHC, मेरे पीछे बोर्ड पे देखिएगा। LHC का मतलब हुआ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। यह बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है और इसके रिजल्ट्स भी काफी आश्चर्यजनक आ रहे हैं। इसमें देखेंगे क्या क्या बातें। सबसे पहले यहां पर हम डिस्कशन करते हैं साथियों जो आपके काम का है। सबसे पहले कोबे प्रोजेक्ट, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको लिख के बताता जाऊंगा। कोबे कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट। कोबे क्या मतलब हुआ? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट 1989 से 1993 के बीच बेसिकली ये प्रोजेक्ट हुआ। कब हुआ? 1989 से 1993 के बीच ये प्रोजेक्ट हुआ। प्रोजेक्ट हेड कौन थे? प्रोजेक्ट के प्रमुख कौन थे? ध्यान रखिएगा, प्रमुख थे जॉन मेदर। कौन थे? जॉन मेदर। ये प्रोजेक्ट हुआ कहां साथियों? हुआ कहां? प्लेस क्या था? स्थान कहां? किस स्थान पर ये प्रोजेक्ट हुआ? तो ध्यान रखिएगा नासा। नासा अमेरिका की क्या है? रिसर्च एजेंसी है। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी है नासा। नासा के ध्यान रखिएगा गोडार्ड, ये नाम थोड़ा थोड़ा आपको याद रहना चाहिए। गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये नाम ध्यान रखेंगे, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर। इस सेंटर में क्या किया गया? ये प्रयोग ऑर्गेनाइज किया गया, अरेंज किया गया। इस प्रयोग में सबसे पहले पृथ्वी से 894 किलोमीटर 894 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया। क्या किया गया? एक कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया। कारण क्या था इसकी स्थापना का? कारण यह था साथियों, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों का आवरण है जिसको वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल क्या करता है? इसी कॉस्मिक सूप से, कॉस्मिक सूप का अध्ययन हो रहा है क्योंकि इसी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, हमने पहले देखा है। अब ये कॉस्मिक सूप के अध्ययन के लिए कॉस्मिक सूप को उसके ओरिजिनल फॉर्म में, मौलिक स्वरूप में प्राप्त करना जरूरी था। अब मौलिक स्वरूप में प्राप्त करने के लिए क्या किया गया? 894 किलोमीटर की हाइट पर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्लेस किया गया, एक कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया। उद्देश्य था कि मौलिक स्वरूप में कॉस्मिक सूप या ब्रह्मांड रस को प्राप्त कर लिया जाए और उसका अध्ययन किया जाए। जब उसका अध्ययन किया गया तो आश्चर्यजनक परिणाम निकले। परिणाम क्या निकले? परिणाम ये निकले कि इन सारे के सारे कॉस्मिक सूप जैसे पार्टिकल्स जिनको अध्ययन के लिए चुना गया था, उनमें विस्तार की प्रवृत्ति पाई गई, उनमें एक्सपांशन की प्रवृत्ति पाई गई। एक्सपांशन मतलब फैलाव।
जब महाविस्फोट हुआ तो एक छोटे से प्राथमिक कण से क्या हुआ, फैलाव हुआ, और फैलाव से आज इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया साथियों, इतना बड़ा यूनिवर्स कॉस्मोस बन गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह थियरी सही है जो कहती है कि विस्फोट के पश्चात जो ब्रह्मांड रस बना उसमें विस्तार की प्रवृत्ति थी, इस वजह से इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर एक लाइन लिख लेंगे, बाकी जो चर्चा है वो चर्चा है, बस आपको मेन चीजें मैंने आपको बता दी। एक पॉइंट सबसे पहले लिख लेंगे, क्या किया गया, पृथ्वी से 894 किलोमीटर की ऊंचाई पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया। क्या किया गया साथियों, कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया। अब स्थापना के बाद जो प्रयोग हुए उसका निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष यहां पर लिख देते हैं साथियों। निष्कर्ष ये निकला, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कणों में, जिन कणों का कॉस्मिक सूप का अध्ययन किया गया, कणों में विस्तार की प्रवृत्ति पाई गई। विस्तार की प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, जो महाविस्फोट के सिद्धांत में बात कही गई कहीं ना कहीं वो बात सही थी साथियों। तो ध्यान रखिएगा, जिसने क्या किया, जिसने बिग बैंग, महाविस्फोट को यहां पर मैंने बिग बैंग लिख दिया, कभी कभी बिग बैंग भी लिखा आता है, तो बिग बैंग नाम भी ध्यान रखना। बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया। क्या किया साथियों, बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया, क्योंकि इस सिद्धांत में भी यही बात कही गई कि कणों में विस्तारवादी प्रवृत्ति थी और उनके विस्तार की वजह से इतना बड़ा ब्रह्मांड बना। कौन से कण, ब्रह्मांड रस, कॉस्मिक सूप जिसको नाम दिया गया है, कॉस्मिक सूप, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट मैंने बताया आपको स्टीफन हॉकिंस के विचार, ये लिखा हुआ स्टीफन हॉकिंस के विचार, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। जो स्टीफन हॉकिंस महोदय हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है साथियों आपको, स्टीफन हॉकिंस जो महोदय हैं, इन्होंने, ये वर्तमान विश्व के, अभी कुछ वर्षों पहले इनकी डेथ हुई है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने खगोलकी पे बहुत अधिक अध्ययन किया है, बहुत अधिक शोध किया है, बहुत सारे बुक्स में उन शोध के बारे में बताया भी है। एक बुक है इनकी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, क्या बुक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और दूसरी बुक है ग्रैंड डिजाइन। बहुत सारी बुक्स है, केवल यहां पर हमने 2 बुक्स को लिया है, बाकी बुक्स को छोड़ दिया है, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या है, महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में कहा गया है। देखिए, जो बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और जो ग्रैंड डिजाइन है, उसमें यह कहा है स्टीफन हॉकिंस ने कि जैसा महाविस्फोट के सिद्धांत में बताया गया है, लगभग वैसे ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा और एक्सपांशन हुआ होगा, विस्तार हुआ होगा। जब वर्तमान दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट किसी सिद्धांत को सपोर्ट कर देगा, तो ऑब्वियसली लोगों के मन में आएगा कि भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट बोल रहा है, बहुत कुछ कैलकुलेट करके उसने रिसर्च करके बोला है, मतलब ये बात सही होगी। तो प्रमाणन में जो दूसरा सबसे बड़ा चरण था साथियों, वो क्या था, स्टीफन हॉकिंस की बुक। अब स्टीफन हॉकिंस की बुक्स के नाम ध्यान रखिएगा, ये साथियों पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले नाम लिखेंगे स्टीफन हॉकिंस। अब इनके बुक्स कौन से हैं, 2 बुक्स के नाम ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बुक है, मैं इसको देवनागरी में ही लिख देता हूं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बुक है साथियों इसके साथ, ग्रैंड डिजाइन, जिसमें बात की गई ग्रैंड डिजाइन। इन दोनों किताबों में क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों किताबों में, इसको ऐसे बनाकर के नीचे एक लाइन में लिख देते हैं, महाविस्फोट के सिद्धांत का समर्थन, महाविस्फोट के सिद्धांत का समर्थन। साथियों लिख लीजिए, अगर आप पीजीटी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो साथियों, फ्रेंड्स, अगर आप पीजीटी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें इसमें कवर हो जा रही हैं। मैंने चीजों को इस प्रकार से डिजाइन करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं, इसके बाद डब्ल्यू मैप की चर्चा करते हैं, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यू मैप, विल्किंसंस माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, डब्ल्यू मैप। ठीक है, डब्ल्यू मैप क्या है, विल्किंसंस माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। यह भी एक क्या था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, कृत्रिम उपग्रह था, जिसको पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर स्थापित किया गया अध्ययन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, 2001 में इसकी शुरुआत हो गई, 2010 में इस प्रयोग को एंड किया गया। इस प्रयोग में बड़े आश्चर्यजनक आप देखेंगे परिणाम निकल करके आए। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हेड थे उसका नाम बता दें डब्ल्यू मैप के लिए, ये थे हेड चार्ल्स बेनेट। कौन थे साथियों, लिख लीजिएगा नाम,
चार्ल्स बेनेट। ठीक है ना। प्रयोग का स्थान और प्रयोग करने वाली संस्थाएं कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले संस्थाओं का नाम लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर लिख लेंगे, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर एक लिख लेंगे साथियों। और इसके साथ जो दूसरा आपको लिखना है वो है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ये यूएसए का है, प्रिंसटन विश्वविद्यालय ये कहां का है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये यूएसए का विश्वविद्यालय। ठीक है ना। अब इन्होंने मिलकर के ये डब्ल्यू मैप को क्या किया था, शुरू किया था। ये डब्ल्यू मैप में क्या कहा गया, बहुत आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया साथियों। इसमें यह कहा गया कि जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो लगभग 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले हुआ होगा, क्योंकि जो एंशिएंट मोस्ट वहां पर बेसिकली आप देखेंगे दृश्यमान पदार्थ मौजूद था अध्ययन में, उसकी आयु लगभग कितनी बताई गई, 13 अरब 70 करोड़ वर्ष। मतलब 13 अरब 70 करोड़ वर्ष, और जॉर्ज एफ लेमेंटियर ने क्या बताया, लगभग 15 करोड़ वर्ष। तो बात लगभग पास पहुंच रही है। यहां पर आप बोलेंगे सर 1 अरब 30 करोड़ वर्ष का अंतर है, लेकिन जब हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं और उसके वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, सत्यता की बात कर रहे हैं और एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो अरब वर्षों की बात थोड़ी सी क्या होती है, छोटी मानी जाती है। आप सोचेंगे 10, 20, 50 साल ये हमारे जीवन के लिए होते हैं साथियों। जब हम पूरे के पूरे ब्रह्मांड के जीवन की बात करते हैं तो 1-2 अरब साल का अंतर चलता है। ध्यान रखिएगा यहां पर यह होता ही है, क्योंकि यहां पर हम केवल संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, संभावनाओं से सत्य का क्या कर रहे हैं, दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर जो बहुत अच्छी बात कही गई किसके द्वारा, डब्ल्यू मैप एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि सबसे पहले ब्रह्मांड की आयु कितनी बताएगी साथियों, ब्रह्मांड की आयु बताई गई, यहां पर लिख लीजिएगा, यही निष्कर्ष है इसका, आयु बताई गई 13 अरब 70 करोड़ वर्ष। अब ये जो आयु बताई गई, ये आयु कहीं ना कहीं जॉर्ज एफ लेमेंटियर की 15 अरब वर्ष का जो टाइम पीरियड है उसके आसपास बैठती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों इसमें, जो हमें क्या करना है, याद रखना है, वो बात यह है डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को इसने भी स्वीकार किया है कि जो चीजें हमें दिखाई दे रही ब्रह्मांड में, बड़े बड़े आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह उपग्रह दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ है इसके अलावा भी जो ब्रह्मांड के भौतिक नियमों के संचालन को कंट्रोल करता है, गुरुत्वाकर्षण बल को भी कंट्रोल करता है, लेकिन इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। उसी को डार्क मैटर नाम दिया गया। मतलब डार्क मैटर के अस्तित्व को भी इसने क्या किया है, स्वीकार किया है या प्रमाणित किया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट और देख लेंगे। एक बात हो गई मैटर की आयु बताई, और दूसरी बात क्या कर दी है साथियों, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, डार्क मैटर के अस्तित्व को बताया। ठीक है साथियों, ये डब्ल्यू मैप प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं महाविस्फोट के सिद्धांत के लिए था, लेकिन स्फीति सिद्धांत से भी जुड़ गया जाने अनजाने में, क्योंकि इसने डार्क मैटर की बात कर दी साथियों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। क्या है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। इसको लिख देते हैं यहां पर LHC। फुल फॉर्म मैंने पीछे लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर बार बार नहीं लिख रहा हूं। जो LHC है 1997 से ही क्या था, ये प्रोजेक्ट स्वीकृत था। ठीक है ना। और इसने परिणाम देना शुरू किया। परिणाम आने कब से शुरू किए हुए साथियों, ध्यान रखिएगा, 2008 से परिणाम आने इसमें शुरू हुए। ठीक है ना। अब जो 2008 से परिणाम आने शुरू हुए उस पर चर्चा करने के पहले बता दें कि ये प्रोजेक्ट किसने किया है। ये प्रोजेक्ट जो यूरोपीय एजेंसी है, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय एजेंसी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, क्या कहते हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN। क्या नाम है, CERN। इस संस्था ने इसका क्या किया था, प्रयोग का इनिशिएशन किया था, शुरुआत की थी। CERN नाम लिख लीजिएगा, CERN। ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम क्या है साथियों, ध्यान रखिएगा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट में क्या किया गया, थोड़ा सा सुन लेंगे, इसको लिखना नहीं, केवल ध्यान में रखना है। जमीन से 100 मीटर नीचे
एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग स्थापित की गई। जो सुरंग खोदी गई 27 किलोमीटर लंबी, यह सुरंग फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा में खोदी गई। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा में जमीन से 100 मीटर नीचे सुरंग खोदी गई और इसमें LHC दुनिया की सबसे बड़ी महामशीन को एस्टेब्लिश किया गया, लगाया गया। और यहां पर प्रोटॉन स्मैशिंग के द्वारा परिणाम प्राप्त करने की कोशिश की गई। LHC में प्रोटॉन स्मैशिंग के द्वारा क्या किया गया? परिणाम प्राप्त किया गया। 2013 सन में बहुत ही आश्चर्यजनक कण एक प्राप्त हुआ साथियों, वर्ष 2013 में, इसको ध्यान रखिएगा। 2013 में एक आश्चर्यजनक कण प्राप्त हुआ जिसको गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया साथियों? ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल। ये गॉड पार्टिकल था क्या? ये माना जा रहा है कि ये गॉड पार्टिकल ही वो कॉस्मिक सूप है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहां पर समस्या यह है कि इस गॉड पार्टिकल का जो एग्जिस्टेंस होता है बहुत कम समय तक होता है। बहुत कम समय का मतलब क्या हुआ साथियों? ये देखेंगे सेकंड के 1/13 हिस्से से भी पहले क्या होता है? अपने मौलिक स्वरूप को बदल लेता है। तो इसके लंबे अध्ययन में और उससे निष्कर्ष प्राप्त करने में अभी थोड़ी सी समस्या जा रही साथियों। क्या जा रही? समस्या जा रही है। लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से इससे नए निष्कर्ष सामने आएंगे और हमें पता चल सकेगा कि एक्चुअल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ किससे। LHC भी महाविस्फोट के सिद्धांत को क्या कर रहा है? सर्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। प्रोटॉन स्मैशिंग से जो ये गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण प्राप्त हुआ है, इस ईश्वरीय कण को एक नाम दिया गया है साथियों। क्या नाम दिया गया है? हिग्स बोसॉन। क्या नाम दिया गया? इसको ध्यान रखिएगा, हिग्स बोसॉन। इसी को ब्रह्मांड रस माना जा रहा है, कॉस्मिक सूप माना जा रहा है। ये नाम किसने दिया है हिग्स बोसॉन साथियों? ये नाम दिया है लियोन लेडरमैन ने। ये नोबेल प्राइज विनर है लियोन लेडरमैन। नाम बता दे रहा हूं मैं वैज्ञानिक का, लियोन। इसको लिख लीजिएगा, गलत नहीं लिखिएगा, लेडरमैन। इन्होंने क्या किया? ये नाम दिया है। नाम क्या है साथियों? हिग्स बोसॉन। पीटर हिग्स एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, सत्येंद्रनाथ बोस भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक, इन दोनों के नामों से क्या किया है? थोड़ा सा शब्द लेकर के इन्होंने एक शब्द बना दिया हिग्स बोसॉन। और हिग्स बोसॉन किसको नाम दे दिया गया? ईश्वरीय कण को, जो 2013 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रोजेक्ट में प्राप्त हुआ था। इसे ही क्या माना जा रहा है? ब्रह्मांड रस। अभी इसमें आगे शोध होने बचे हैं, नए निष्कर्ष आने बचे हैं, लेकिन इतनी चीजें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए साथियों। आगे चलते मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नोट डाउन कर लें जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रघटना मैं आपको बताना चाहूंगा जो किससे संबंधित है, साथियों। आप देखेंगे महाविस्फोट के सिद्धांत के प्रमाणन से, वो है रेड शिफ्ट। क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट या लाल विस्थापन। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है साथियों। रेड शिफ्ट या लाल विस्थापन। साथियों ये लाल विस्थापन होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझ लेंगे। आप सभी लोगों ने डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव को पढ़ा होगा, और ध्वनि में डॉपलर प्रभाव तो पढ़ा ही होगा। जब ध्वनि में हम डॉपलर प्रभाव को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ध्वनि स्रोत और ध्वनि को सुनने वाला जब एक दूसरे के पास आते हैं तो जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता बढ़ती जाती, जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ध्वनि की तीव्रता कम होती जाती है। हम देखते हैं एक बहुत ही शानदार इसका एग्जाम्पल है कि एक रेल का इंजन सीटी बजाते हुए जब प्लेटफॉर्म के पास आता है तो देखते हैं उसकी सीटी की आवाज तेज सुनाई देने लगती है। जब वो प्लेटफॉर्म को छोड़ करके दूर जाता है तो वही सीटी की आवाज आपको धीरे धीरे कम सुनाई देने लगती है। मतलब क्या है कि जो तीव्रता है ध्वनि की, वो ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसी डॉपलर इफेक्ट को हम प्रकाश में देखते हैं। किस में देखते हैं? प्रकाश में। तो इस चीज को थोड़ा सा लिख दें। केवल हमें क्या करना है? हिंट लिखना है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको आंसर बन जाए। देखेंगे सबसे पहले प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, केवल उतना ही डिस्कशन जो आपके काम का है साथियों। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की बात कर रहे हैं। जो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव है वो क्या करता है? इसके अंतर्गत ये पता लगाया जाता है कि किसी भी आकाशीय पिंड से आने वाला जो प्रकाश है, तारे से आने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश का वर्णक्रम किस रंग की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना? हम मानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से बना है। न्यूटन ने सबसे पहले कहा था बैजानी, हप्पी नाला या वेबग्योर। ठीक है ना? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, नारंगी, लाल, पीला, ये आपके बैजानी, हप्पी नाला। और ध्यान रखिएगा ये जो बैजानी, हप्पी नाला है, ये 7 रंगों में जो बैंगनी रंग है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? कम होगी, लेकिन लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यह माना गया है कि अगर सपोज मान लीजिए कोई आकाशीय पिंड या तारा वो धरती के निकट आ रहा है,
तो वो कौन से रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता हुआ दिखाई देगा? बैगनी या वायलेट कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, क्या कर रहा है? पृथ्वी से दूर जा रहा है साथियों, तो वो कौन से कलर का प्रकाश वर्णक्रम पृथ्वी पर भेजेगा? लाल रंग का। कौन सा? लाल रंग का। आज आप देखेंगे कि पृथ्वी पे जितने भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं इन तारों के प्रकाश के, वो सब लाल रंग के प्राप्त होते हैं। लाल रंग का प्राप्त होने का मतलब है कि इनकी दूरी आपस में बढ़ती चली जा रही है। ब्रह्मांड विस्तृत होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। विस्तार, महाविस्फोट के सिद्धांत में विस्तार की बात कही गई साथियों। तो यही जो विस्तार है, इस विस्तार को आधार मानते हुए रेडशिफ्ट एक प्रयोग है जो ये कहता है कि महाविस्फोट का सिद्धांत सही है। रेडशिफ्ट में हम क्या करते हैं? जो डॉपलर का प्रभाव है प्रकाश में, उसको हम गणना के लिए लेते हैं। बहुत ज्यादा हम भौतिकी या फिजिक्स की चर्चा ना करें, केवल हमें एस्ट्रोनॉमी में जो जरूरत है उन बातों को हमने निकाल करके चर्चा में ले लिया कि तारे लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं मतलब ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। और महाविस्फोट के बाद भी क्या हुआ? ब्रह्मांड का प्रसार हुआ। तो यह भी एक प्रामाणिकता का प्रयोग माना जाता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट यह है कि हमने सबसे पहला क्या देखा? हमने सबसे पहला देखा कि महाविस्फोट का सिद्धांत और उस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए होने वाले प्रयोग। अब हमें आगे क्या देखना है साथियों? हमें देखना है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत में किसकी चर्चा की गई, इसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले। इस सिद्धांतों के बारे में हमने पहले भी बात करी है आपसे, सिद्धांतों को पहले ही लिखवा दिया था। अब केवल उसका शॉर्ट डिस्कशन जरूरी है, वो कर रहे हैं स्फीति सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? देखिए, इस सिद्धांत में एलन गुथ ने यह कहा है कि जो ये ब्रह्मांड है ये केवल दृश्यमान पदार्थों से बना हुआ नहीं है, इसमें अदृश्य पदार्थ या डार्क मैटर भी विद्यमान है। ठीक है ना? तो इसको एक लाइन पहले लिख लेंगे। ब्रह्मांड में दृश्यमान भाग के साथ साथ डार्क मैटर भी उपस्थित। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको लिख लीजिए। अब ये जो डार्क मैटर है, आपको पता होना चाहिए साथियों, ये जो डार्क मैटर है एक्चुअल जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड का द्रव्यमान है, इसका डिस्कशन हमने पहले भी कहा था। जो ब्रह्मांड का दृश्यमान भाग है, इस दृश्यमान भाग का इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत कही गई बात क्या है? दृश्यमान भाग केवल 4% द्रव्यमान को अपने में समेटे हुए। यह चीज मैंने पहले आपको थोड़ा सा हिंट में बताई थी। और जो डार्क मैटर है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये लगभग 96% द्रव्यमान को अपने में समेटे हुए। कितने? 96% द्रव्यमान को अपने में समेटे हुए। जो 96% द्रव्यमान है साथियों, इसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 73% क्या है साथियों? 73% है डार्क एनर्जी। क्या है साथियों? डार्क एनर्जी। एक्चुअली पूरी बात स्फीति सिद्धांत की है। उसके बाद आप देखेंगे शेष कितना बचता है? लगभग बचता है 23%। ये क्या है आपका? डार्क मैटर। जल्दी से इसको नोट डाउन करते जाइए साथियों। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की बात मैंने यहां पर लिख दी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह डिस्कशन डब्ल्यू मैप ने भी क्या किया है? डब्ल्यू मैप अभी हमने पढ़ा हुआ है, डब्ल्यू मैप में भी आपने देखा है साथियों। जो डब्ल्यू मैप प्रोजेक्ट है, उसने भी बेसिकली क्या किया था? ने भी डार्क मैटर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। डार्क मैटर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। यह बहुत बड़ी बात है साथियों कि अभी तक केवल ऐसा लग रहा था कि इमेजिनेशन वाली बात है, ऐसा कुछ है नहीं, डार्क मैटर जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन साथियों अब समझ में आ रहा है कि डार्क मैटर है, अभी उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। अभी इंसानों ने उसके बारे में बहुत कुछ पृथ्वी पर जाना नहीं है, लेकिन टोटल ब्रह्मांड का 96% जो है वो अभी तक हम उससे अनभिज्ञ हैं। हम केवल 4% पे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन अब 96% पे भी प्रयोग होना शुरू हो गया। साथियों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक दो और इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले इसको क्या करना है? आपको नोट डाउन करना है। जल्दी से कर लीजिए। चलिए, अब मुझे पता है कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नीदरलैंड में जो फिजिक्स का कॉन्फ्रेंस हुई थी 2007 में। ठीक है ना? फिजिक्स कॉन्फ्रेंस या भौतिकी कॉन्फ्रेंस लिख देते हैं, भौतिकी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कहां पर हुई थी साथियों? ध्यान रखिएगा, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नीदरलैंड में। कहां पर हुई थी? नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा, नीदरलैंड। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या? इस कॉन्फ्रेंस में साथियों ध्यान रखिएगा, जेम्स वॉटसन क्रोनेन, जेम्स ये नोबेल प्राइज विनर है, ध्यान रखिएगा, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। जेम्स वॉटसन
क्रोनिन, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, डार्क मैटर के संबंध में अपने पेपर्स रिप्रेजेंट किए और डार्क मैटर के अस्तित्व को स्वीकारा, कहा कि डार्क मैटर निश्चित रूप से है, ऐसा नहीं है कि डार्क मैटर नहीं है, डार्क मैटर है, उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जेम्स वाटसन क्रोनिन ने डार्क मैटर की व्यवस्थित व्याख्या की थी। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इससे अलावा डार्क मैटर से रिलेटेड, वो है कि रिचर्ड मैसी, इस व्यक्ति का ध्यान रखिएगा, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया है, डार्क मैटर की एक 3D पिक्चर तैयार की है, डार्क मैटर का 3D चित्र तैयार किया है। किसने किया है साथियों, ध्यान रखिएगा, यह तैयार किया है रिचर्ड मैसी ने। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ये आपके लिए कुछ फैक्ट्स थे। अच्छा, डार्क मैटर बनता किससे है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये किससे बनता है। इसके लिए कहा गया कि ये न्यूट्रोलिनक्स पार्टिकल से बनता है, न्यूट्रोलिनक्स। मैंने आपको बताया था साथियों कि अगर हम दृश्यमान ब्रह्मांड की बात करते हैं तो दृश्यमान ब्रह्मांड क्या है, ये बेरियोनिक पदार्थों से बनता है। बेरियोनिक पदार्थों में 3 क्वार्क का होना जरूरी होता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि न्यूट्रोलिनक्स है, ये अबेरियोनिक पदार्थ है, इसके निर्माण में क्वार्क की कोई भूमिका नहीं होती। अभी और अधिक यहां पर रिसर्च की जरूरत है। साथियों जल्दी से लिख लें, लगभग कंप्लीट हो गया हमारा, जल्दी से लिख लें। एक चीज और ध्यान रखना है कि डार्क मैटर के अध्ययन के लिए, किसके लिए, डार्क मैटर के अध्ययन के लिए 2015 में चीन ने क्या किया था, डार्क पार्टिकल एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या शुरू किया, डार्क पार्टिकल एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट, ये भी लिख लीजिएगा, डार्क पार्टिकल एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट, ये शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसको शुरू करने का उद्देश्य है कि हम डार्क मैटर के बारे में और अधिक जान सकें। प्रयोग अभी इनिशियल स्टेज में है, यूएसए में प्रयोग चल रहे हैं, यूरोपियन जो स्पेस रिसर्च है वहां पे भी प्रयोग चल रहा है, लेकिन अभी नई बातें अगर कुछ सामने भी हैं तो वो आम जनता के सामने नहीं आई है। हो सकता है कि उसके सत्यापन पे थोड़ा समय लगे, लेकिन डार्क मैटर के अस्तित्व को अब स्वीकार कर लिया गया है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो थी आपकी नेक्स्ट थियरी है सतत सृष्टि सिद्धांत, उस पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखेंगे सतत सृष्टि सिद्धांत। सतत सृष्टि सिद्धांत है क्या और कहता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जो सतत सृष्टि सिद्धांत है थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी का, इन्होंने यह कहा कि ब्रह्मांड जैसे महाविस्फोट के सिद्धांत में बताया गया है कि अचानक में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट से क्या हुआ, विस्तार शुरू हुआ और ब्रह्मांड बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मांड एक निरंतरता से बढ़ने वाला क्या है, प्रक्रम है। ये अचानक में यहां कुछ नहीं हुआ, जो हुआ सब वो कंटिन्यूअसली रेगुलरिटी के साथ निरंतर हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, निरंतर ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। क्वेश्चन उठता है कि प्रसारित हो रहा है, इसमें डार्क मैटर की बात नहीं है। जब हम किसकी बात करेंगे, सतत सृष्टि सिद्धांत की, तो इसमें डार्क मैटर के अस्तित्व की बात नहीं कही गई। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यह कहा गया है कि ब्रह्मांड फैलता चला जा रहा है, आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही, तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। रेड शिफ्ट में भी इस बात को स्वीकार किया गया, जो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, बात सही है। लेकिन ब्रह्मांड का जो घनत्व है वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा साथियों, क्यों घनत्व चेंज नहीं हो रहा? तो सतत सृष्टि सिद्धांत में कहते हैं कि जब आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जाती है, बीच में रिक्त स्थान बनता है, तो स्वतः स्फूर्त तरीके से नई आकाश गंगाओं का निर्माण वहां पर शुरू हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो घनत्व है ब्रह्मांड का वो कांस्टेंट या नियत ही बना रहता है, कांस्टेंट या नियत ही बना रहता है साथियों। इसे ही क्या कहा जाता है, सतत सृष्टि सिद्धांत, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी का। लास्ट सिद्धांत है दोलन सिद्धांत साथियों, इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट, कल फिर से एक नया टॉपिक लेंगे, लेकिन पहले आप दोलन सिद्धांत जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आते हैं, ध्यान रखेंगे। दोलन सिद्धांत का मतलब क्या होता है? दोलन का मतलब होता है पल्सेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा। एक दोलन घड़ी होती है, इस प्रकार से दोलन घड़ी क्या होती है, उसके नीचे एक पेंडुलम होता है, दोलन करता रहता है, ठीक है, मध्यमान स्थिति के दोनों ओर। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में फिजिक्स में। स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को क्या करो आप, दबा के छोड़ो, दबा के छोड़ो, तो दबेगी मतलब संकुचित होगी, उसके बाद फिर से प्रसारित हो जाएगी, संकुचित होगी फिर से प्रसारित हो जाएगी। ऐसा ही कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड संकुचित होता है, प्रसारित होता है। ब्रह्मांड में संकुचन होता है, प्रसारण होता है, संकुचन होता है, प्रसारण होता है। ये जो संकुचन प्रसारण का खेल है, ये कैसे चलता है? 41 अरब वर्षों तक, 41 बिलियंस ऑफ ईयर्स, 41 अरब वर्षों तक ब्रह्मांड में संकुचन होता है, फिर अगले 41 अरब वर्षों तक ब्रह्मांड में फैलाव होता है।
ठीक है, ये बात कौन कहते हैं? एलन सैंडेस और आर्थर एडिंगटन। अब ये जो अभी पीरियड चल रहा है, क्या चल रहा है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में पिछले 12 अरब वर्षों से ब्रह्मांड में फैलाव चल रहा है और यह फैलाव आगे 29 अरब वर्षों तक, 29 बिलियन ईयर्स तक और चलेगा। 29 अरब वर्षों के पश्चात क्या होगा? क्योंकि 29 और 12 बराबर 41 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो उसके बाद फिर 41 अरब वर्षों बाद क्या होगा? आप देखेंगे फिर से, मतलब 29 अरब वर्ष हो चुके, 12 अरब वर्ष से विस्तार हो रहा है, आगे भविष्य में 29 अरब वर्षों तक होगा, टोटल 41 अरब वर्ष हो गए। उसके पश्चात फिर ब्रह्मांड में संकुचन शुरू होगा। जब संकुचन शुरू होगा तो ध्यान रखिएगा, यह संकुचन फिर से 41 अरब वर्षों तक चलेगा और ब्रह्मांड फिर से वही प्राथमिक बिंदु पे आ जाएगा। फिर उसका क्या होगा? फैलाव शुरू होगा। यह बात किसमें कही गई साथियों? ध्यान रखिएगा, यह बात दोलन सिद्धांत में कही गई है। बात सही है या गलत ये अलग है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक आंशिक रूप से सत्य परिकल्पना लगती है। अब इसके प्रमाणन की चर्चा नहीं करेंगे, प्रमाण हमने केवल एक ही का दिया है, वह है महाविस्फोट सिद्धांत का, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। बाकियों के लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। साथियों, कल चलते हैं आकाशगंगा सौरमंडल के अध्ययन की तरफ। आज जितनी चीजें हैं इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। कहीं कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका क्या होगा? निराकरण होगा, उसका उत्तर मैं दूंगा। साथियों, और थोड़ी सी एक डेडिकेशन अंदर, शिद्दत लाइए कि इस बार आपको सफल होना है और बिल्कुल आप सफल होकर रहेंगे। इस हिसाब से आप मेहनत करिए। साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।